नमस्कार, वेलकम टू पीएससीबी। इस वीडियो में हम बात करेंगे भूगोल, राज्य व्यवस्था व अर्थव्यवस्था का जो हमारा पिछले वर्षों का जो करंट अफेयर्स रहा है उसके बारे में। यह हमारे परीक्षा धाम करंट अफेयर्स का 14 लेक्चर है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे एक संशोधित क्वेश्चन है हमारे समक्ष में जो 2022 पीएससी में पूछा गया था कि जो आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 है उसमें जो मूंगफली उत्पादन में सबसे प्रथम राज्य कौन सा देखा गया, तो हमें गुजरात देखने को मिला। वहीं हम बात करें तो हम जो दुबई में जो रेड कारपेट वाला हाईवे बना हुआ है 2025 में हमारे यहाँ पे भी उसका निर्माण किया गया। वो कहाँ पे किया गया? जो नेशनल हाईवे हमारा 45 है उसमें किया गया है, जबलपुर से नरसिंहपुर के मध्य में हमें देखने को मिल जाएगा। वहीं हम देखें भारत का पहला साउंड प्रूफ हाईवे प्रदेश में किस जिले में बनाया गया, तो हमें सिवनी में देखने को मिल जाता है, जो नेशनल हाईवे 44 है। इसी को पहले नेशनल हाईवे 7 कहा जाता था, जो हमारे देश का वैसे भी सबसे बड़ा है और पहले भी सबसे बड़ा हुआ करता था। और जैसे हमारा नेशनल हाईवे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कौन सा है, तो वो 3 है, तो उसको ही अब नाम बदल के उसका नेशनल हाईवे 46 कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। उसके बाद में है हमारा जो कोल्ड डेजर्ट हिमालय सितंबर में यूनेस्को की जो जीव मंडल रिजर्व है हमारे, उसके अंतर्गत 13वां स्थल घोषित किया गया। एक बात ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे जो बायोस्फीयर रिजर्व है ना वो कितने हैं? 18 देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इससे पहले 12 ही यूनेस्को की सूची में दर्ज थे। अब इसको मिला के कितने हो गए? तो 13 हो गए हैं। तो ये याद रखिएगा कौन सा हो गया है? कोल्ड डेजर्ट, जो हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। उसके बाद में देखिए भारत का 58वां टाइगर रिजर्व 2025 में कौन सा घोषित किया गया? तो माधव टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। और ये मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व है। कौन सा है? 9वां, लेटेस्ट यही है। आगे देखें कश्मीर हिमालय के झेलम बेसिन में 100 से अधिक सक्रिय पर्माफ्रॉस्ट हमें देखने को मिले हैं, जो रॉक ग्लेशियर बोलते हैं हम जिनको, ऐसे ग्लेशियर जो रॉक की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो उनको बोलते हैं पर्माफ्रॉस्ट। अगर कहीं पे जलवायु परिवर्तन का आपको अगर सबसे अच्छा उदाहरण कहीं देखना है तो वो पर्माफ्रॉस्ट का पिघलना ही होता है। उनकी उपस्थिति का पता चला है कहाँ पर? हिमालय की जो झेलम बेसिन है उसमें देखने को मिले हैं। वहीं देखें हम जो महाराष्ट्र के पालघर में जो पालघर है उसमें बदावन बंदरगाह की आधारशिला रखी गई है। यहाँ से कृषि का निर्यात किया जाएगा। पूछा जाएगा महाराष्ट्र में जो भी पालघर बंदरगाह बनाया गया है तो किसके से संबंधित। अब हम आगे बात करें तो साउथ अफ्रीका के केप टाउन को दुनिया का पहला जल विहीन शहर घोषित किया गया। किसको? साउथ अफ्रीका का जो केप टाउन है उसको। उसके बाद में है गोल्डन क्रेसेंट। क्रेसेंट क्या होता है? ईरान, अफगानिस्तान व पाकिस्तान। और गोल्डन ट्रायंगल म्यांमार, थाईलैंड, लाओस व वियतनाम। इनमें जो मादक पदार्थ होते हैं हमारे, अफीम हुआ, उन वगैरह का मादक पदार्थों का क्या हुआ था? तस्करी होती है। तो उनमें 90% अवैध मांग की पूर्ति इन्हीं के द्वारा की जाती है। वहीं देखें ई कॉमर्स कंपनी अमेजन ने भारत में पहला फ्लोटिंग स्टोर कहाँ खोला? तो श्रीनगर की जो डल झील है उसमें उन्होंने अपना फ्लोटिंग स्टोर खोला था। एक तरीके का क्या है कि प्रचार करने की एक इनोवेशन चीज़ है और कुछ नहीं है। उसके बाद में डोमिनिका देश में विश्व का पहला स्पर्म व्हेल रिजर्व बनाया गया। जो डोमिनिका देश है उसमें विश्व का पहला जो स्पर्म का जो व्हेल होता है, व्हेल का जो स्पर्म होता है उससे बना हुआ जो रिजर्व वो बनाया गया है। वहीं देखें हम भारत में पपुआ न्यू गिनी के माउंट उलाउन में ज्वालामुखी से विस्फोट हुआ। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये बनेगा कि जो माउंट उलाउन है वो कहाँ है? तो पपुआ न्यू गिनी में कोई ये नहीं पूछेगा आपसे कि कितने डॉलर का नुकसान हुआ। वहीं हम आगे देख लेते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा गेवरा जो कोयला खदान है वो छत्तीसगढ़ के कोरबा में स्थित है। जो पूछे जाएगा तो अभी गेवरा खदान कहाँ स्थित है तो किस राज्य में है, तो हमें छत्तीसगढ़ राज्य में देखने को मिल जाएगी। पैंगोंग तहसील लेक वही है ये जो 3 इडियट्स में लास्ट में दिखाई जाती है। और 2016 में इसमें जो विवाद हुआ था वो इससे जुड़ा हुआ था। तो जो हमारी 14,300 फीट की ऊंचाई पर छत्रपति शिवाजी की क्या प्रतिमा लगाई गई? कहाँ पर? पैंगोंग तहसील। जो भी हमने जो लाठी और डंडों से लड़ाई हुई थी चाइना के साथ में वो इसी झील पर देखी गई थी। उसके बाद में हम देखें जो 2020 के आसपास थी, 2016 में तो डोकलाम में विवाद हुआ था। सबसे पहले हम देखें 2016 के बाद 26 में जो प्रमुख ज्वालामुखी और मौतगार हुआ है वो देखने को मिल जाता है। जैसे कि 2024 में बैरनदीप जो भारत के मध्य अंडमान में देखने को मिल जाता है उसमें हुआ था। उसके अंदर में क्यालियो, अगर मैं कुछ गलत बोल जाता हूँ और आपको सही पता हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिए, मैं डाल दीजिए करिए और मैं उसको पिन कर दिया करूँगा। क्यालियो जो सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी देखा जाता है तो कहाँ पर? संयुक्त अमेरिका में हमें देखने को मिल रहा है। वहीं देखिए आइसलैंड में आइसलैंड नाम इसका आइसलैंड है लेकिन सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी यहीं पे पाए जाते हैं। तो कहाँ पर? 2025 में देखा होगा माउंट लोबोटोबी लाकी ये कहाँ है? इंडोनेशिया में जुलाई 2025 में देखने को मिला। माउंट एटना इटली का इतना फेमस है। आइसलैंड में फिर से मार्च हमें 26 में भी देखने को मिल गए हैं। आगे देख लेते हैं हमारे जो प्रमुख तूफान व चक्रवात हैं जो
आए हुए हैं। सबसे पहले हम इसमें 2 चीज़ें हम बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी हैं। एक तो पहले चक्रवात का प्रभावित क्षेत्र पूछ लेते हैं, और एक सबसे पहले पूछ लेते हैं उसका नामकरण किसके द्वारा किया गया। तो हमारा इतने याद कर रखने लायक नहीं है कि हम इनको देखें याद करें, फिर भी हम देख लेते हैं। हापुन आया था बंगाल की खाड़ी में, नामकरण ईरान ने किया था। वहीं बिपरजॉय आया था गुजरात व महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, बांग्लादेश ने नाम दिया था इसका। मिचोंग बांग्लादेश की खाड़ी में आया था, जो बंगाल की खाड़ी में आया था, और ये हमें म्यांमार में देखने को मिल जाता है। वहीं देखें मिदली, जो मिदली है वो बंगाल की खाड़ी में आया था, और हमें मालदीव में मालदीव के द्वारा ये नामकरण देखने को मिल जाता है। वहीं हम देखें रेमल के बारे में, तो ये पेपरों में कई में पूछा भी गया था। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में आया था, और ये हमें ओमान के द्वारा इसका नाम दिया गया था। दाना का नाम बोले हम, अगर दाना के बारे में बोले हम, जो दाना देखने को मिल जाता है हमें, तो कहाँ पे हमें उड़ीसा वाले क्षेत्र में देखने को मिल जाता है, और इसका जो नामकरण किया था वो कतर के द्वारा किया गया था। उड़ीसा व पश्चिम बंगाल। असना कक्षवा सौराष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा नाम दिया गया। तेज भारत द्वारा नाम दिया गया। दक्षिण पश्चिमी अरब सागर है जो हमारा, उसमें देखने को मिल जाएगा। वहीं देखें हम तो दाना फिर से आ गया, दाना वही रिपीट हो गए। तो अक्टूबर में हमें देखने को मिला था, ये वही रिपीट हो गया, दाना आ गया। कतर ने इसका नामकरण किया गया था। वहीं फेंगल के बारे में बात करें हम, ये थोड़े लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फेंगल के बाद जो स्टार्ट हो रहे हैं वो फेंगल तमिलनाडु बंगाली खाड़ी में आया था, सऊदी अरब ने नाम दिया था शक्ति। शक्ति के बाद में महाराष्ट्र और गुजरात में देखने को मिला, श्रीलंका ने नाम दिया था मोथा। मोन्था ये आंध्रा उड़ीसा तमिलनाडु में थाईलैंड के द्वारा नाम दिया गया। दितवा, इसको IMP कर लीजिए, ये हमें तमिलनाडु आंध्र प्रदेश व श्रीलंका में देखने को मिला था। यमन के द्वारा इसका नाम दिया गया था। वहीं अल्फ्रेड ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया ने द्वारा नामकरण दिया गया था। मेलिसा जमैका क्यूबा हैती व बहामास में देखने को मिला नवंबर 2025 में। माफ़ करिए दोस्तों, थोड़ा इधर उधर हो गई PDF। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम कि जो वंदे भारत ट्रेन है 18 चलाई गई है, तो वो सबसे पहली कहाँ चलाई गई थी, उससे जुड़ा हुआ कुछ करंट अफेयर्स है। जो पहली कहाँ चलाई गई थी, तो ये हमारी 15 फरवरी 2019 को दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाई गई थी। वहीं दूसरी देखें हम तो दिल्ली से कटरा के बीच में चलाई गई थी। वंदे भारत की जो फैक्ट्री कहाँ है जहाँ ये बन रही है, तो जो इंटीग्रल जो कोच फैक्ट्री है हमारी चेन्नई वहाँ पे। वहीं पहली मध्य प्रदेश में पहली वंदे भारत कहाँ चलाई गई थी, रानी कमलावती से दिल्ली के मध्य में चलाई गई थी। उसके बाद में ऐसे ही हमारे यहाँ पे जब कोविड का समय आया तो किसान रेल चलाई गई थी। जो भी किसानों से जुड़ा हुआ जो भी प्रोडक्ट उत्पादित किए जा रहे थे, फल सब्जियाँ वगैरह, उनको एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा था। तो डेडिकेटेड जो हमारी ट्रेनें हैं वो इसके लिए बनाई गई थी। तो उसमें क्या है, पहली जो रेल है वो महाराष्ट्र के देवाटाली से बिहार के दानापुर के लिए चली थी। और मध्य प्रदेश में पहली इंदौर से गुवाहाटी के लिए चली थी। 100वीं जो रेल थी वो महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक चली थी। और जो 1000वीं किसान रेल चली थी वो महाराष्ट्र के सवादा से दिल्ली आदर्श नगर के, देखो पहली भी महाराष्ट्र से चल रही है, 100वीं भी महाराष्ट्र से चल रही है, और 1000वीं महाराष्ट्र से हमें देखने को मिल रही है। तो ये आप याद नोट करिएगा। वहीं हम देखें हम आगे, अब हमारा जो लोकसभा सदन में जो लोकसभा में सदन अध्यक्ष में कार्यवाही के संचालन में एक संसद MP में जो सभापति तालिका के सदस्य के रूप में मनोनीत करते हैं, उनके रूप में बताया गया है। आपके दोस्तों उसमें क्या है, PDF में आगे पीछे हो गए पेज थोड़े, लेकिन ये है हमारा कि मध्य प्रदेश में शुरू हुआ रिवर्स क्रूज टूरिज्म। तो मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर से शुरू होकर जो गुजरात का स्टैचू ऑफ यूनिटी है वहाँ तक क्या है क्रूज़ जाएगा। उसके लिए फिर बाद में करें ये क्रूज़ जो नर्मदा नदी द्वारा जो नेशनल वाटरवेज 73 से होकर जाएगा। वही क्रूज़ मध्य प्रदेश सहित महाराष्ट्र व गुजरात से होकर गुजरेगा, और इसकी जो दूरी होगी टोटल तो वो कितनी 135 किलोमीटर में देखने को मिल जाएगी। वहीं देखें हम स्टेट रीजन कैपिटल बनाया गया है, मतलब मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। ये कहाँ पर, लखनऊ में भी, मतलब उत्तर प्रदेश में भी बनाया जा रहा है। स्टेट कैपिटल रीजन में भोपाल, सीहोर, मंडीदीप, अब्दुल्लागंज ये जगह सब शामिल किए जाएंगे। जो भोपाल के आसपास के क्षेत्र हैं उनको शामिल किया जाएगा। वहीं हम आगे बात करें देश का पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, तो जो दिल्ली से लेकर मुंबई तक जो हमारा DMIC जिसको हम बोलते हैं, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, उसी के थ्रू होता हुआ जाएगा। तो मध्य प्रदेश के जो हमारे 3 जिले हैं मुख्य रूप से मंदसौर, झाबुआ और रतलाम से होकर निकलेगा। और भारत में
27 ग्रीनफील्ड कॉरिडोर योजना प्रस्तावित है। वहीं देखा मोहनिया जो सड़क सुरंग बनाई गई थी मध्य प्रदेश में, ये सबसे बड़ी सुरंग है। यह रीवा और सींधी के बीच में मोहनिया घाटी में नेशनल हाईवे 39 पर बनी हुई है। और इसकी हम अगर सुरंग की लंबाई के बारे में बात करें 2.28 किलोमीटर देखने को मिल जाती है। उसके बाद में देखें हम छुइया तरंग के बारे में, यह रीवा और सींधी के बीच मध्य प्रदेश में सबसे जो लंबी रेल सुरंग देखने को मिल जाती है। रीवा के गोविंदगढ़ और सींधी के बगवार में के मध्य में छुइया घाटी में भी हमें देखने को मिल जाती है, जिसकी जो मुख्य रूप से जो कौन सी वो है, ये हमारी रेल सुरंग है। इससे पहले जो मोहनिया देखी थी वो हमने कौन सी देखी थी, वो हमारी सड़क सुरंग के रूप में देखी गई थी। और छुइया कौन सी है, रेल बारे में। तो कितनी लंबाई कितनी है, 3.34 किलोमीटर। अटल प्रगति पथ, ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इसकी जो लंबाई है 299 किलोमीटर है और इसे चंबल एक्सप्रेस वे भी कहा जाएगा। आगे कुछ चीज़ें देखें हम। मध्य प्रदेश में कुछ लोकों का निर्माण किया जा रहा है, जैसे महाकाल लोक आपको उज्जैन में देखने को मिल जाएगा, देवी लोक आपको सलकनपुर में देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद में जो राम राजा लोक ओरछा में, रामगमन पथ चित्रकूट में, लेटे हुए हनुमान जी सौंसर जो तहसील है पादुना की, उसमें देखने को मिल जाएगा। पहले ये कहाँ पे आता था, छिंदवाड़ा में आता था। तो लेटे हुए हनुमान जी बहुत फेमस है। इनमें क्या है कि बरसात के समय में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। उनके बाद में सागर में रविदास मंदिर धाम देखने को मिल जाएगा आपको। सागर में रविदास मंदिर जी धाम लोक उसी के रूप में तर्ज पे बनना है। पीताम्बरा माई लोक दतिया में, उसके बाद शनिदेव जो लोक है मुरैना व उज्जैन में बनाए जा रहे हैं 2 जगह। उसके बाद नागलोक बडवानी में बनाया जा रहा है। नर्मदा महालोक अमरकंटक में बनाया जाता है। पशुपति लोक मंदसौर में बनाए जाने की बात की जा रही है। कई लोग बन भी गए हैं, कई बनाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में नए जो अभयारण्य हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे भीमराव अंबेडकर है, तो ये सागर में बनाए जाने की बात है। देवी अहिल्याबाई होलकर अभ्यारण्य जो इंदौर व खरगोन के क्षेत्र को मिलाकर बनाए जाने की बात है। वहीं देखें हम और दोनों जगह भी देखने को मिल जाएंगे। ओमकारेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य खंडवा व देवास में प्रस्तावित है। वहीं देखें हम जो जहानगढ़ है वो श्योपुर में प्रस्तावित देखा जा रहा है। वहीं देखें हम रॉक शेल्टर कॉरिडोर भोपाल के पास में, आपने पता होगा भीमबेटका की गुफाएं पाई जाती हैं, तो वहाँ पर बनेगा रॉक जो शेल्टर कॉरिडोर। इसमें इस नई पीढ़ी इनके बारे में जान सके तो रॉक शेल्टर कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। भीमबेटका, कठोतिया, गोंडीपुरा, कोलार, इंदिरा गांधी संग्रहालय, हलालपुर पर लाल गाड़ी साइट इसमें शामिल की जाएंगी। अब क्या है कि मध्य प्रदेश में जो खनिजों से जो खदानें चर्चित रही हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे कि बामनबर्डी चूना पत्थर है धार जिले में। वहीं देखें पहाड़ी चूना पत्थर के लिए सतना में, पिडरई लो एस्क के लिए कटनी में, पिपरटोला ये मैग्नीज के लिए बालाघाट में। वहीं देखें झांसी सुलभा ये हमें जबलपुर में देखने को मिल जाएगी। बामनबर्डी धार में हो गई, पहाड़ी हो गई हमारी सतना में चूना पत्थर के लिए, दोनों चूना पत्थर के लिए हैं। पिडरई होती लो एस्क के लिए कटनी में, पिपरटोला हो गई बालाघाट में मैग्नीज के लिए, और झांसी सुलभा लोहे अस्के के लिए जबलपुर में देखने को मिल जाएगी। उसके बाद मध्य प्रदेश में जो नवीन उद्योगों के जो क्षेत्र हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे बगरौदा का निर्माण किया जा रहा है भोपाल में, बेरसिया भोपाल में, जिलेला सीहोर में, बढ़िया खेड़ी सीहोर में, जिलेला और बढ़िया खेड़ी सीहोर में, बरौसा और बगरौदा भोपाल में। वहीं जावरा रतलाम में, लमतारा कटनी में, और अच्छा जो अचारपुरा है वही भोपाल में, मोहना क्षेत्र जो इंदौर में, मोहना क्षेत्र एक ग्वालियर में भी, दोनों ध्यान रखना, मोहना क्षेत्र एक इंदौर में भी है ग्वालियर में भी है। उमरिया रायसेन में, उमरिया में अभी जो उमरिया गांव है रायसेन का, यहाँ पर जो रेल फैक्ट्री है नवी आधुनिक जो रेल फैक्ट्री है उसका उद्घाटन किया गया। मवई क्षेत्र मुरैना में, लालबाग धार में, और अगर लालबाग आ जाए ना जैसे गलती से मत लगा देना, इंदौर में लालबाग पहले से स्थित है, वो पहले से है। और एक है सेमली कन्नड़ ये हमें मंदसौर में, कनकड़ ये हमें मंदसौर में देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं जो हमारा राज्य व्यवस्था से जुड़ा हुआ करंट अफेयर्स है उसके बारे में। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के संदर्भित करता है, और इसमें हम बात करें किसको संदर्भित करता है तो बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। यह एक केंद्रीय सचिवालय में नई संसद है जहाँ प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवासों को भी शामिल किया गया है। इसी के अंतर्गत जो नया सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत हमारा एक तो सचिवालय आ जाएगा, नई संसद आ जाएगी, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति का जो भी आवास है वो भी इसमें शामिल होगा। उसके बाद में हम देखें तो जो नई संसद है हमारी उसके लिए कौन सा प्रोजेक्ट लेके आया गया है तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो सेंगोल चोल साम्राज्य में जब सत्ता स्थानांतरण के प्रतीक के रूप में माना जाता था, तो नई संसद में ये कैसे
होगा और ऊपर यहाँ पे एक आपने देखा होगा तो एक सेंगोल लगा रहता है, इसको सेंगोल बोलते हैं। तो ऐसी एक डंडी होती है उसमें सेंगोल। तो ये पुरानी प्रथा है चोल साम्राज्य से जुड़ी, उस समय पेपरों में भी कई बार पूछा गया था। तो ये किससे संबंधित थी, तो नरेंद्र मोदी ने ये सब किया। उसके बाद में प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 में तमिल पुजारियों के हाथों से जो सेंगोल क्या किया गया था, स्वीकार किया गया था। वहीं देखें केरल को केरलम कर दिया गया है और भारत का पहला संविधान साक्षर जिला यहीं पे देखा गया है। पुराने संसद भवन का नाम बदलकर अब संविधान सदन कर दिया गया है और ये केरल का नाम केरलम किया है, जो हमारा जो आर्टिकल 3 है उसके तहत ये किया गया है। साधारण बहुमत से चीज़ें हो जाती हैं संसद में, वो देखने को मिलती हैं। भाई देखें जम्मू कश्मीर एवं जो जम्मू एंड कश्मीर राज्य द्वारा राज्य के 3 कर्मचारियों को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण अनुच्छेद 311 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। वहीं देखें वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मंदिर विवाद के बीच उच्चतम न्यायालय में पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 में संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। वहीं हम देखें अब इसको क्या चुनौती दे दी गई है इनसे जुड़ी हुई चीज़ों को। अब हम देखें जो खालिस्तान समर्थक गुटों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की CRPC की धारा 144 लागू की। आप ध्यान रखिएगा ये हमारे यहाँ पे बदल चुकी है। अब तो यहाँ पे हमारे नए जो कोड आ चुके हैं 2024 के हिसाब से 3 नए कोड हमारे यहाँ पर लागू किए गए। उसके बाद एक एविडेंस एक्ट हुआ, एक हमारा प्रक्रिया संहिता हुई और एक हमारा BNS भारतीय न्याय संहिता के नाम से जाना जा रहा है। जो सूचना व प्रसारण मंत्रालय द्वारा 4 फिल्में मीडिया यूनिट, फिल्म डिवीज़न, फिल्म समारोह निदेशालय और उसके बाद में भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संग्रह बाल चित्र समिति को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम में मिलाने की घोषणा की गई। अब सबको मिलाकर इसके अंतर्गत मंत्रालय के अंतर्गत जो राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम उसमें मिलाने की घोषणा की गई है। कौन कौन सी यूनिट हो गई, फिल्म मीडिया यूनिट्स, फिल्म समारोह, राष्ट्रीय विकास फिल्म और बाल से चित्र से समिति। तो ये कसमें बनाई जाएगी जो नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है उसमें मिलाने की बात की जाएगी। उसके बाद में हम बात करें इसमें आगे तो राजस्थान विधानसभा द्वारा स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक राइट टू हेल्थ पारित किया गया, जो राज्य में सभी निवासियों को सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा का लाभ उठाने का अधिकार देगा। वहीं देखें हम केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जिसे मिटी बोला जाता है, उसने ऑनलाइन गेमिंग के संबंध में एक मसौदा में संशोधन जारी किया है। अब हमें देखने को मिल रहा है ये। उसी के बारे में हम बात करें 2025 तक धूम्रपान से मुक्त होने वाला न्यूजीलैंड द्वारा संसद में एक विधेयक उस समय क्या प्रस्तुत किया गया था। वहीं देखें वर्तमान में 6 राष्ट्रीय दल हैं हमारे, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, बहुजन समाज पार्टी और नेशनल पीपुल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी हमें देखने को। इसको 2013 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, ये हमें देखने को मिल जाएगा। ये 2012 में शायद आम आदमी पार्टी की भी स्थापना की गई थी। उसके बाद वो देखा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने डॉक्यूमेंट्री फिल्म कौन सी प्रदीप्त की लॉन्च की थी, प्रदीप्त के नाम से, ये पेपरों में क्वेश्चन पूछा भी गया था। अब हम देखें ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का राजकीय प्रतीक 6.5 मीटर ऊंचा नए संसद भवन पर आपने देखा होगा अशोक स्तंभ हमारा उन्होंने बनाया था। उस पर क्या बहुत ज़्यादा चर्चाएँ भी बनी थी, लगी थी उस समय पर कि इसमें दहाड़ते हुए शेर हैं, ये हैं वो हैं। और ये क्या है भार्गव जी थे एक जो इंदौर के, उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। अब तो उनका देहावसान हो गया है। उसके बाद में देखें हम यूनाइटेड किंगडम शायद ऐसा है, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा आप। और यूनाइटेड किंगडम के एक सार्वजनिक पार्क में मंडल कला प्राकृतिक तत्वों से निर्मित को भूमि पर चित्रित किया गया है। विश्व भारती जो यूनाइटेड किंगडम में एक सार्वजनिक पार्क में जो मंडला की जो कला है उसको क्या किया गया है, वहाँ पे भूमि पर चित्रित किया गया है। वहीं देखिए विश्व भारती विश्वविद्यालय दुनिया का पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी बना हुआ है, जो यूनिवर्सिटी आज भी है। 1920 के आसपास में विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की थी, हमें देखने को मिल जाती है। वहीं देखें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय दिया कि वह अनुच्छेद 142 के तहत किसी भी दंपत्ति को तलाक की सीधे मंजूरी दे सकता है। किसके अनुसार, जो पूर्ण न्याय की बात की जाती है उसमें जो अनुच्छेद 142 हमें देखने को मिल जाता है। वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव के उद्देश्य से राज्यसभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया। अभी हुआ नहीं है लेकिन प्रस्तुत तो किया गया। राष्ट्रपति भवन में दरबार हॉल का नाम अब गणतंत्र मंडल रखा गया है। भाई अशोक हॉल का नाम अशोक मंडप कर दिया गया है। जो दरबार हॉल है उसका गणतंत्र मंडल और जो अशोक हॉल है उसका नाम अशोक मंडप कर दिया गया है। वहीं देखें वर्ष 2025 में नई दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदल के क्या कर दिया गया, सेवा तीर्थ कर दिया गया है। वहीं देखें वर्ष 2025 में राज्यपाल के आधिकारिक निवास और कार्यालय
न्यायालय का नाम बदलकर लोक भवन कर दिया गया है। जो हमारे राज्यपालों के जो भवन हुआ करते थे निवास स्थल, उनका नाम अब लोक भवन कर दिया गया है। वहीं देखें हम संविधान संशोधन विधेयक 130, यदि कोई केंद्रीय व राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या किसी गंभीर अपराध में गिरफ्तार होकर 30 दिन लगातार हिरासत में रहता है तो अपने पद जो स्वतः ही गवा देगा। अगर उनको इतनी वो हो जाती है, मंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री हो, तो उसको अपने पद से उन्हें अपने आप ही चला जाएगा उनका पद। उसके बाद में हाल ही में 2 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में की गई, तो उनकी संख्या बढ़कर अब कितनी हो गई? 34 हमें देखने को, 34 तो पुरानी चल रही है, पुराना डेटा है थोड़ा। हाल ही में केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्री ने सिविल सेवा प्राधिकरण जो संस्थानों में राष्ट्रीय मानक 2.0 का फ्रेमवर्क जारी किया गया। इनकी जो स्थापना की किसके तहत की जाती है? तो आपने देखा होगा 323 का और खा के तहत इन प्राधिकरणों की स्थापना की जाती है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने जो पदी कौशिक रेड्डी बनाम तेलंगाना 2025 के बाद तेलंगाना के 10 विधायकों से जुड़ी अयोग्यता याचिका पर दीर्घकालिक निष्क्रियता की निंदा की कि उनको कैसे निष्क्रिय किया था आपने, ये सब गलत था। अब हम देखते हैं आगे है हमारा क्या, उसके साथ में अगला करंट अफेयर्स है हमारा कि लोकसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही का संचालन करने के लिए एक मानक सांसद को सभापति तालिका के सदस्य के रूप में मानित किया गया है कि अगर वो नहीं होंगे, और उसके बाद में हमारे उपसभापति तो अब उपाध्यक्ष तो है नहीं है, उपाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है, उसके बाद में उन्होंने एक सांसद को बोल दिया कि मेरे बाद में ये करेंगे, तो ये देखने को मिला। वहीं देखें 25 जून 1975 में भारतीय आपातकाल की घोषणा की गई थी और 21 मार्च 1977 को प्रभावी 21 मार्च 1977 तक ही प्रभावी रहा था। इस घटना को पूरे 50 वर्ष हो गए और उसके बाद में हमने काला दिन के रूप में ही मनाया जाता है भारत में 25 जून को। केंद्रीय जो मंत्रिमंडल ने तो भारतीय जनगणना 2027 की मंजूरी दी गई है और विकास इसमें पुरुष शुभंकर है और प्रगति इसमें महिला शुभंकर हमें देखने को मिल जाती है, जो हमारे गृह मंत्री जी के द्वारा लॉन्च किए गए। अब देख लें हम प्रधानमंत्री व हमारे जो राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति जो विदेशों की यात्राएं की हैं, तो अभी हम बात करें सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमारी उपराष्ट्रपति वो राष्ट्रपति जी हैं उनके बारे में। तो ये हमारी 3 देशों की यात्रा की इन्होंने, एक तो अंगोला और बोत्सवाना की, इटली और वेटिकन सिटी की, और पुर्तगाल और स्लोवाकिया की हमें देखने को मिल जाती है। उसके बाद में जितनी भी जो यात्राएं की हैं मैं उनके नाम लूँगा, तो केवल आप मैं पीछे प्रधानमंत्री नहीं बोलूँगा, बस आप याद करिएगा। जैसे कि जॉर्डन, इथोपिया, ईरान की, ओमान की, जो लेटेस्ट है ये दिसंबर में ही, और ओमान में ही इन्होंने खाड़ी देश का सर्वोच्च सम्मान भी प्रदान किया गया था। वहीं देखा दक्षिण अफ्रीका की, भूटान की, जापान व चीन की या 2025 में देखने को मिल जाती है। यूनाइटेड किंगडम में मालदीव की, घाना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो की, साइप्रस, कनाडा व क्रोएशिया की, सऊदी अरब की, थाईलैंड व श्रीलंका की, मॉरिशस की, फ्रांस व अमेरिका की, ये हमें देखने को मिल जाती हैं। अब देखें हम उपराष्ट्रपति जो चुनाव हुआ था 2025 में, आपको पता होगा जो जगदीश धनखड़ जी थे उन्होंने क्या कर दिया था, अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो सीपी राधाकृष्णन जी हैं हमारे, वो उन्होंने फिर नए हमारे उपराष्ट्रपति बने हैं। तो चुनाव में सीपी राधाकृष्णन जी को 452 वोट मिले, जबकि जो रेड्डी चुनाव लड़ रहे थे विपक्ष में उनको 300 वोट प्राप्त हुए। मतदान जो परसेंट 98.2% देखने को मिला। सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें, देखना राष्ट्रपति भी हमारे 15वें हैं, उपराष्ट्रपति भी हमारे 15वें हैं, प्रधानमंत्री भी 15वें नंबर के देखने को मिल जाते हैं। और हमारे 53 नंबर के जो हमारे अभी वो हैं CJI, ध्यान रखिएगा, उन्होंने यह चुनाव पूर्व सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी के हराकर जीता। सीपी राधाकृष्णन झारखंड, तेलंगाना, उसके बाद पांडुचेरी, महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रह चुके हैं। पेशे से कृषि विशेषज्ञ, उद्योगपति व तमिलनाडु के तीसरे नेता थे जिन्हें उपराष्ट्रपति का पदभार संभाला है। वे कोयम्बटूर से 2 बार लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं हमारी जो राष्ट्रपति चुनाव 2022 में हुआ था, हर 5 साल में देखने को मिल जाता है, और अगस्त के महीने में इनका नया चुनाव भी देखने को, तो जुलाई के महीने में। तो 21 जुलाई को विजेता हुई द्रौपदी मुर्मू जी, 25 जुलाई को उनके द्वारा शपथ ली गई, और द्रौपदी मुर्मू जी भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं, देश की 15वीं राष्ट्रपति हैं। वो राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू ने प्रतिद्वंदी यशवंत सिन्हा को हराया था। ये पूर्व में क्या थे, हमारे वित्त मंत्री भी रह चुके हैं यशवंत सिन्हा, उन्हीं के द्वारा सबसे पहले संडे को बजट प्रस्तुति इन्हीं के द्वारा किया गया था। और अभी दूसरा हमारा किसके द्वारा, निर्मला सीतारमण जी के द्वारा इस बार संडे को बजट प्रस्तुत किया गया है। राष्ट्रपति चुनाव में जो टोटल वैध मत थे वो कितने थे, 4701 डाले गए थे, जिसमें से द्रौपदी मुर्मू जी को हमारे 2824 प्राप्त हुए थे। द्रौपदी मुर्मू जी प्रतिभा जी पाटिल के बाद दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी। राष्ट्रपति निर्वाचन 2022 मध्य प्रदेश का अगर हम मत मूल्य देखें तो 131 देखने को मिला था। वहीं राष्ट्रपति में टोटल मध्य प्रदेश के द्वारा
द्वारा इतने बतमूल मतलब 30,130 देखने को मिला। द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म उड़ीसा में देखने को मिला। पूर्व में झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं, जो कितने को 2015 से लेकर 21 तक। जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है उसके बारे में हम इसको झलकियाँ देख लेते हैं। इसका उद्घाटन 28 मई 2023 में देखने को मिला। आर्किटेक्चर विमल पटेल जी थे, और जिसका जो निर्माण किया गया है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा किया गया। आकार हमें त्रिकोणीय देखने को मिल जाता है। इस का उद्घाटन के अवसर पर 25 रुपये का सिक्का, वो 75 रुपये का सिक्का लॉन्च किया गया था। इसकी जो विशेषताओं के बारे में हम बात करें तो नए जो संसद भवन में लोकसभा में 888 सीटें, उसके बाद हमारी राज्यसभा में 384 सीटें हमें देखने को मिल जाएंगी। नए संसद भवन के तीनों जो मुख्य द्वार हैं उसमें जल थल वायु को समर्पित किया गया है। तीनों द्वारों को मुख्य रूप से क्रमशः, अगर जल द्वार को बोले तो ज्ञान द्वार, थल द्वार को बोले तो शक्ति द्वार, और वायु द्वार को बोले तो कर्म द्वार के रूप में डिनोट किया गया है। वहीं देखें संसद की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक का निर्माण किया गया है, और उसके बाद में प्रतीक चिन्ह कांस्य की मूर्ति से बना गया है, जो लगभग जो हमारा 9500 किलोग्राम का है, और इसकी ऊंचाई 6.5 मीटर हमें देखने को मिल जाती है। अब हम बात करें जो हमारी मुख्य जो राजधानी है और उनसे जुड़े हुए जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद में उनसे जुड़े हुए राज्यपाल हैं। सबसे पहले हम बिहार के बारे में बात करें। लेटेस्ट है, अभी तक जो भी नए हैं इसमें कुछ चेंजेस नहीं है। बिहार गठन कब हो रहा है? 22 मार्च 1912 में। पटना इनकी राजधानी है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, और सैयद अता हुसैन हसनैन इनके अभी हमें क्या मिल जाएंगे? राज्यपाल देखने को मिल जाएंगे। उड़ीसा के बारे में बात करें, 1 अप्रैल 1946 में इसकी 36 में इसकी स्थापना हुई। भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। मोहन चरण मांझी जी बीजेपी की सरकार है यहाँ पे। श्री हरि बाबू कंभनपति हैं हमारे, वो हमें इनको यहाँ के राज्यपाल देखने को मिल जाएंगे। राजस्थान के बारे में बात करें, 30 मार्च 1949 में इसका गठन हुआ। जयपुर इसकी राजधानी है। भजनलाल शर्मा हमें इनके मुख्यमंत्री देखने को मिल जाएंगे। श्री हरिभाऊ किशन राव बागड़े जी हमें यहाँ के राज्यपाल देखने को मिलते हैं। वहीं हम बात करें पश्चिम बंगाल के बारे में, तो 26 जनवरी 1950 को इसका गठन होता है। कोलकाता इसकी राजधानी। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं, और RN रवि यहाँ के हमें राज्यपाल देखने को मिल जाता है। असम के बारे में बात करें, 26 जनवरी 1950 को जिनका जो 3 है हमारे, 26 जनवरी 1950 दिसपुर इसकी राजधानी देखने को मिल जाए। हेमंत बिस्वा शर्मा जी चीफ मिनिस्टर हैं, और श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यहाँ के राज्यपाल देखने को मिल जाए। तमिलनाडु 26 जनवरी 1950 में इनका निर्माण हुआ। चेन्नई राजधानी है। MK स्टालिन यहाँ के CM है, और श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर अतिरिक्त प्रभार इन्हें प्रदान किया गया है। वहीं देखो उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को स्थापना हुई, गठन, और लखनऊ राजधानी है। योगी आदित्यनाथ CM है। आनंदीबेन पटेल जी यहाँ की हमें राज्यपाल देखने को मिलेगा। आंध्र प्रदेश के बारे में बात करें, 1 अप्रैल 1953 अमरावती राजधानी है। उसके बाद में N चंद्रबाबू नायडू यहाँ के CM है, और S अब्दुल नज़ीर यहाँ पे हमें राज्यपाल देखने को मिल जाए। कर्नाटक के बारे में बात करें, 1 नवंबर, ये सब इनके जो निर्माण हुए 1 नवंबर को देखने को मिले। कर्नाटक, पंजाब, केरल व मध्य प्रदेश। तो बेंगलुरु राजधानी, सिद्धारमैया यहाँ के CM, और श्री सावर सिंह गहलोत जो पहले केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, उनको यहाँ का राज्यपाल बनाया गया। पंजाब 1 नवंबर 1956। चंडीगढ़ भगवत सिंह मान यहाँ के हमें आपकी सरकार है यहाँ पे। और गुलाब सिंह कटारिया जी जो कि एक पॉलिटिशियन थे, मैं कहाँ के पॉलिटिशियन नहीं, मतलब गुलाब सिंह कटारिया जी राजस्थान से संबंधित हैं। उसके बाद में केरल, मुख्य रूप से जो वो बनाए जाते हैं ना राज्यपाल, वो पास के ही राज्य के राजनीतिज्ञ होते हैं। और केरल जैसे कि हमारे में मंगल भाई चंगलाई पटेल बनाए गए हैं, तो गुजरात से संबंधित हैं। पहले जो आनंदीबेन पटेल जी थी गुजरात से संबंधित थी, हमारे यहाँ की भी राज्यपाल बनाई गई थी, तो वर्तमान में वो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है, ऐसे ही देखने को मिलता है। तो केरल तिरुवनंतपुरम जो पिनराई विजयन जी हैं वो यहाँ पे, और श्री राजेंद्र प्रसाद आर्लेकर जी, और राजेंद्र प्रसाद आर्लेकर जी कौन थे? इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है कहाँ का? तमिलनाडु का। मध्य प्रदेश हमारे 1 नवंबर 1956 भोपाल, मोहन यादव वर्तमान में सी मंगूभाई चंगनभाई पटेल हैं, वो हमारे वर्तमान में राज्यपाल हैं। वहीं देखें गुजरात और महाराष्ट्र का एक ही डेट है, तो 1 मई 1960 में गांधीनगर राजधानी है। भूपेंद्र पटेल जी इनके वर्तमान में हमें CM देखने को मिल जाएंगे। श्री आचार्य देवव्रत जी यहाँ के राज्यपाल हैं। महाराष्ट्र के बारे में तो 1 मई 1960 मुंबई, देवेंद्र फडणवीस जी यहाँ के CM हैं, और श्री जिष्णुदेव वर्मा जी। और जिष्णुदेव वर्मा के बारे में बात करूँ तो शायद छत्तीसगढ़ की राजनीति से संबंधित शायद। और नागालैंड हमारे 1 दिसंबर 1963 कोहिमा की इनकी राजधानी नेशुरियो यहाँ के हमें CM देखने को मिल जाएंगे। श्री नंद किशोर यादव जी हमें यहाँ के राज्यपाल देखने को मिल जाएंगे। हरियाणा के बारे में बात करें, 1 नवंबर 1966 में बना, चंडीगढ़ राजधानी है। नायब सिंह सैनी यहाँ के हमें
सीएम देखने को मिल जाएंगे आसिम कुमार घोष जी, यहाँ के राज्यपाल हैं। हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करें, 25 जनवरी 1971 को स्थापना हुई या गठन हुआ। शिमला इनकी राजधानी देखने को, सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ पे कांग्रेस की सरकार देखने को मिलती है। कविंद्र गुप्ता जी यहाँ पे हमें राज्यपाल देखने को। मणिपुर के बारे में बात करें, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय 21 जनवरी 1972 को इन तीनों का क्या हुआ था, गठन हुआ था। इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। जो यूमनाम खेमचंद जी अभी वर्तमान में बने हैं, ये यूमनाम खेमचंद जी, क्योंकि यहाँ पे बहुत समय तक क्या पता राष्ट्रपति शासन देखने को मिल जाता। अजय कुमार भल्ला जी यहाँ के हमें राज्यपाल देखने को मिल जाएंगे। त्रिपुरा की अगरतला 21 जनवरी 1972, मानिक शाह जी यहाँ के सीएम है। और श्री इंद्र सेना रेड्डी जी यहाँ के हमें राज्यपाल देखने को मिल जाएंगे। वहीं हम बात करें मेघालय के बारे में, शिलोंग राजधानी है। कॉनराड जो के संगमा जी हैं, कॉनराड कोंगल जो संगमा जी हैं यहाँ के सीएम है। वहीं CH विजय शंकर जी हमें यहाँ पे राज्यपाल देखने को मिल जाएंगे। वहीं देखिए सिक्किम के बारे में 16 मई 1975 में जो छत्तीसगढ़ संविधान संशोधन के शायद ही हमारे यहाँ पे शामिल किए गए थे। प्रेम सिंह PS तमांग जी यहाँ के सीएम है। भाई ओपी माथुर जी यहाँ पे हमें राज्यपाल देखने को मिल जाता है। मिजोरम के बारे में बात करें, 20 फरवरी 1987 आइजोल इसकी राजधानी है। और लालदुहोमा जी हमें यहाँ के सीएम देखने को मिलते हैं। वह जनरल BK सिंह यहाँ पे हमें राज्यपाल देखने को मिल जाएंगे। और अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करें तो 20 फरवरी 1987 को इसका भी गठन हुआ था। ईटानगर राजधानी है। पेमा खांडू यहाँ के हमें सीएम मिल जाएंगे। KT पटनायक यहाँ पे हमें राज्यपाल देखने को मिल जाएंगे। गोवा के बारे में बात करें, 30 मई 1987 पणजी इसकी राजधानी। प्रमोद सावंत यहाँ पे हमें सीएम देखने को मिल जाते हैं। वहीं श्री पूसापति अशोक गजपति राजू यहाँ के हमें राज्यपाल देखने को मिलते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें, 1 नवंबर मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था। नया रायपुर 2000 में बना था और नया रायपुर इसकी राजधानी है। विष्णु देव साहेब हमें यहाँ पर सीएम। और श्री रमन डेका यहाँ पे हमें राज्यपाल देखने को मिलते हैं। झारखंड 15 नवंबर 2000 में बना। रांची राजधानी हेमंत सोरेन यहाँ पे। सुमन सोरेन इनके पिताजी को अभी देहांत हो गया। इनको पुरस्कार प्रदान किया गया है। कौन सा पुरस्कार दिया गया है? शायद पद्मश्री या पद्म भूषण दिया गया थे। हम जो इनके जो शुभू सोरेन जो उनके पिताजी थे उनको भी प्रदान किया गया है। वहीं हम श्री संतोष कुमार जी गंगवार हमारे यहाँ पे राज्यपाल देखने को मिलता है। उत्तराखंड के बारे में बात करें, 9 नवंबर 2020 में बने। देहरादून या फिर गैरसैंण जो भराड़ी सैंड है वो हमें देखने को मिल जाती है। पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ पे सीएम है। और लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी यहाँ पे हमें राज्यपाल देखने को मिल जाएंगे। तेलंगाना 2 जून 2014 में बना था ये। और हैदराबाद इसकी गठन हुआ था और हैदराबाद इसकी राजधानी है। रेवंत रेड्डी जी यहाँ के हमें सीएम देखने को मिल जाएंगे। शिव प्रताप शुक्ला जी यहाँ पे हमें राज्यपाल देखने को मिलते हैं। हमारे जो मुख्य केंद्र शासित प्रदेश है उनके बारे में प्रशासक एवं अगर कहीं पे विधानसभा है तो उनके जो मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में चर्चा करें तो जो लक्षद्वीप है हमें, तो लक्षद्वीप तो 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। कवरत्ती इसकी राजधानी है। और प्रफुल्ल पटेल जी यह अतिरिक्त प्रभार दिया गया है तो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं प्रशासक। वैसे प्रशासक कहाँ के हैं? DDHDD तो ये दादर नगर हवेली एवं दमन दीव के हैं। ये 26 जनवरी 2020 में बना था। इसको संयुक्त रूप से कर दिया गया था। फिर दादर नगर हवेली दमन द्वीप अलग अलग हुआ करता। दमन इसकी राजधानी बनाई गई। प्रफुल्ल पटेल यहाँ के मुख्य प्रशासक हैं और लक्षद्वीप का ही उनके पास में अतिरिक्त प्रभाव है। अंडमान निकोबार के बारे में बात करें, 1 नवंबर 1956 को पोर्ट ब्लेयर राजधानी है। देवेंद्र कुमार जोशी जी यहाँ के हमें प्रशासक देखने को मिल जाते हैं। वहीं दिल्ली के बारे में बात करें, 1 नवंबर 1956 को बनी नई दिल्ली राजधानी है। रेखा गुप्ता जी यहाँ की सीएम है। तरनजीत सिंह संधू जी हमें यहाँ के प्रशासक या उपराज्यपाल देखने को मिल जाते हैं। उपराज्यपाल होते हैं मुख्य रूप से जहाँ पर विधानसभा होती है और वैसे प्रशासक देखे जाते हैं। वहीं पांडुचेरी के बारे में बात करें, 1962 में पांडुचेरी का उसकी राजधानी पांडुचेरी है। और N रंगस्वामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। कैलाशनाथन यहाँ के उपराज्यपाल देखने को मिल जाएंगे हमें। उसके बाद चंडीगढ़ के बारे में बात करें, 1 नवंबर 1966 में बनी। उसके बाद में चंडीगढ़ यहाँ की मुख्य रूप से वही है राजधानी। और गुलाब सिंह कटारिया जी यहाँ के प्रशासक देखने को मिल जाते हैं। वहीं हम बात करें जम्मू कश्मीर के बारे में, 31 अक्टूबर 2019 में बना। जम्मू और श्रीनगर इसकी अलग अलग राजधानी। उमर अब्दुल्ला वर्तमान में यहाँ के सीएम है। मनोज सिन्हा जी यहाँ पे हमें यहाँ के उपराज्यपाल देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद में लद्दाख के बारे में बात करें, 31 अक्टूबर लेह इसकी राजधानी है। विनय कुमार सक्सेना जी यहाँ पे हमें जो उपराज्यपाल प्रशासक के रूप में दिखने था। हम देख लेते हैं हमारे यहाँ पे जो मुख्य उच्च न्यायालय हैं, जो हमारे बम्बई उच्च न्यायालय, तो इनकी स्थापना के बारे में जानेंगे हम। और उसके बाद में इनसे जुड़ा हुआ जो अधिकार क्षेत्र है और मुख्य न्यायाधीश हैं उनके बारे में देखेंगे। जैसे बम्बई उच्च न्यायालय के बारे में बात करें हम तो 1862 में हमें इसकी स्थापना देखने को मिल जाती है। मुंबई में मुख्यालय है।
ये महाराष्ट्र, गोवा, दादर नागर हवेली, दमन दीप का भी शासकीय क्षेत्र रखता है और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर हमें देखने को मिल जाते हैं। वहीं हम बात करें कलकत्ता के बारे में, तो कलकत्ता उच्च न्यायालय 1862 में स्थापना होती है। जब कलकत्ता, बम्बई और मद्रास इन सब की एक साथ होती है। उसके बाद में हमारा जो इलाहाबाद हाई कोर्ट होता है, ये हमें हिस्ट्री में देखने को मिल जाता है, उसकी होती है। तो ये सबसे पुराने जो मुख्य हमारे उच्च हाई कोर्ट थे वो देखने को मिलते हैं। कोलकाता है, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार इनका, और सुजयपाल जी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। मद्रास के बारे में बात करें, 1862 चेन्नई में मुख्यालय, तमिलनाडु और पांडिचेरी का जो इनका प्रशासकीय क्षेत्र है, बा मणिंद्र मोहन श्रीवास्तव जी हमें यहाँ पे श्रीवास्तवा, तो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं मुख्य न्यायाधीश। इलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में बात करें, प्रयागराज में अवस्थित है, उत्तर प्रदेश में हमें देखने को मिल जाएगा, और अरुण बंसाली जी यहाँ पे हमें वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है। कर्नाटक के बारे में बात करें, 1884 में निर्मित हुआ, और उसके बाद बेंगलुरु है कर्नाटक का प्रशासकीय क्षेत्र, विभू वक्रू जी हमें यहाँ के मुख्य न्यायाधीश देखने को मिल जाएंगे। पटना हाई कोर्ट का 1916 में निर्मित हुआ, पटना बिहार में है, और संगम कुमार साहू जी यहाँ पे जो SK साहू जी हैं वो हमें मुख्य न्यायाधीश देखने को मिलता है। गुवाहाटी के बारे में बात करें, 1948 में गुवाहाटी में, असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, आशुतोष कुमार जी यहाँ पर CGI देखने को मिलेंगे हमें, सॉरी CGI का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं, ओनली चीफ जज जो हमें देखने को मिलेंगे, सॉरी माफ़ करिएगा। उसका उच्च और उड़ीसा उच्च न्यायालय के बारे में बात करें, 1948 में स्थापना हो रही है, कटक राजधानी है और मुख्यालय सॉरी, और उड़ीसा का शासकीय क्षेत्र हरीश टंडन जी यहाँ पे हमें मुख्य न्यायाधीश देखने को मिल रहे हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय के बारे में बात करें, 1949 में इसकी गठन होता है या स्थापना होती है। इसका जोधपुर इसके हमें मुख्यालय देखने को मिलता है। राजस्थान का इसका क्षेत्र है, प्रदेश की जो प्रादेशिक क्षेत्राधिकार वहीं देखे संजीव प्रकाश शर्मा जी है हमें यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश देखने को मिल जाते हैं। उसके बारे में हम आगे बात करें तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की 1956 में स्थापना हो रही है, जबलपुर में मुख्यालय है, मध्य प्रदेश इसका अधिकार क्षेत्र है। संजीव सचदेवा जी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश देखने को मिल जाएंगे। केरल के बारे में बात करें, 1956 में स्थापना होती है, कोची इसका मुख्यालय है। केरल व लक्षद्वीप इसका जो क्षेत्राधिकार है, और सोमेन सेन जी हमें यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश देखने को मिले। गुजरात के बारे में 1960 अहमदाबाद में इसकी लोकेशन है मुख्यालय की, गुजरात क्षेत्र है। सुनीता अग्रवाल जी यहाँ की मुख्य न्यायाधीश देखने को मिलेंगे। हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करें तो 1971 शिमला में मुख्यालय है हिमाचल प्रदेश अधिकारी गुरमीत सिंह जो हमारे संधावालिया हैं वो हमें यहाँ के मुख्य न्यायाधीश देखने को मिलेंगे। दिल्ली के बारे में बात करें 1966 नई दिल्ली और यहाँ पर देवेंद्र कुमार उपाध्याय जी मुख्य न्यायाधीश देखने को मिल जाएंगे। जो पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के बारे में 1966 में इसकी स्थापना होती है। चंडीगढ़ मुख्यालय है, पंजाब हरियाणा व चंडीगढ़ अधिकार क्षेत्र है, और सिलू नाग जी यहाँ पे वर्तमान में हमें मुख्य न्यायाधीश देखने को मिलेंगे। सिक्किम के बारे में बात करें तो 1975 में इसकी स्थापना होती है, मुख्यालय है गंगटोक में, सिक्किम इसका अधिकार क्षेत्र। M मोहम्मद मुश्ताक यहाँ के हमें CGI मुख्य न्यायाधीश देखने को मिल जाएंगे। उसके चीफ जज बोलते हैं जिन्हें। उसके बाद में हमारे जो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय है 2000 में बना, बिलासपुर में मुख्यालय छत्तीसगढ़ क्षेत्र है, और जो रमेश सिन्हा जी हैं हमारे तो वो यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश हैं। हमारे उत्तराखंड के बारे में बात करें 2000 में बना, नैनीताल में इसका मुख्यालय है, उत्तराखंड अधिकार क्षेत्र है, और मनोज कुमार गुप्ता जी यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश हमें देखने को मिलेंगे। उसके बारे में आगे हम बात करें तो जो झारखंड उच्च न्यायालय 2000 में बना, रांची में मुख्यालय है, झारखंड क्षेत्र है, SS सोनाक जी यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश हैं। त्रिपुरा 2013 में बना, अगरतला मुख्यालय है, त्रिपुरा अधिकार क्षेत्र, SS रामचंद्रन जी मुख्य न्यायाधीश हैं यहाँ पे। मणिपुर 2013 में बना, इम्फाल में अवस्थित हैं मणिपुर अधिकार क्षेत्र, SM सुंदर जी हमें यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद हम बात करें मेघालय उच्च न्यायालय की 2013 में बना, शिलोंग यहाँ का मुख्यालय है, मुख्यालय में अवस्थित है शिलोंग में ही, और मेघालय अधिकार क्षेत्र है, और उसमें रिप्ती P मोहित डर्रे जी यहाँ पे हमें मुख्य न्यायाधीश देखने को मिलेंगे। जम्मू और कश्मीर में लद्दाख ये हमें 1928 में भी देखते, लेकिन वर्तमान में 2019 वाला स्वरूप है। तो जम्मू और कश्मीर हमें 2 जगह इसके मुख्यालय देखने को मिल जाएंगे, जम्मू और कश्मीर व लद्दाख अधिकार क्षेत्र। अरुण पल्ली जी यहाँ पे हमें मुख्य न्यायाधीश मिलेंगे। तेलंगाना 2019 में बना, हैदराबाद में अवस्थित है, और तेलंगाना का अधिकार क्षेत्र है, और अपरेश कुमार सिंह जी हमें यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश देखने को मिलेंगे। आंध्र प्रदेश के बारे में बात करें हम
2019 में बना। विशाखापट्टनम में इसका मतलब विशाखापट्टनम में उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश अधिकार क्षेत्र धीरज कुमार ठाकुर जी हमें यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश देखने को मिलेंगे। इसमें बताया गया है कि 1928 में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, लेकिन जब इन्हें 2 केंद्र शासित प्रदेशों में अलग अलग विभाजित किया गया तो 2019 वाला कॉन्सेप्ट हमारे समक्ष में आता है। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा 16वां वित्त आयोग है उसके बारे में। इसका गठन किया जाता है अनुच्छेद 280(1) के तहत के प्रावधानों के तहत 1 दिसंबर 2023 में हमें इसका गठन किया गया था। अध्यक्ष थे इसके रविंद्र पनगड़िया जी। इसका जो रिपोर्ट है वो लागू कब से मानी जाएगी, इसका कार्यकाल कब तक होगा, 1 अप्रैल 2026 से लेकर 31 मार्च 2031 तक देखने को मिलेगा। रिपोर्ट की उपलब्धता हमें नवंबर में सौंप दी गई थी और उसको हमारे जो राष्ट्रपति थे उन्होंने मंजूरी भी, परंतु उपलब्धता की बात की गई थी तो 31 अक्टूबर 2025 को देखने को मिलेगी। सदस्य संरचना देखने हम 1+4 की, जो 3 पूर्वकालिक सदस्य, 1 अंशकालिक सदस्य थे और सचिव थे इसके ऋत्विक रंजन पांडे जी। हमें पूर्वकालिक सदस्य हम देखें, हम 3 जो हमें देखने को मिल रहे हैं तो अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू निरंजन राध्यक्ष हमें देखने को मिल जाते हैं। अंशकालिक सदस्य कौन थे, सौम्या कांति घोष। और 15वें वित्त आयोग के कौन थे, एन के सिंह थे, हमें देखने को मिलते हैं। अभी जो 1 अप्रैल से ये हमें लागू हो जाएगा। सीएए के बारे में बात कर लेते हैं हम थोड़ा। तो ये सीएए जो भारतीय नागरिक कानून 1955 में बदलाव करने के लिए नागरिक संशोधन विधेयक 2016 संसद में पेश किया गया। 10 दिसंबर 2019 में लोकसभा अगले दिन राज्यसभा के पास में पहुंच गया और 12 दिसंबर 2019 में राष्ट्रपति की मंजूरी मिलकर सीएए कानून बन गया था और इसे जो 11 मार्च 2014 में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई इससे जुड़ी हुई। अब उसके बारे में बात करें, आज़ादी का जो अमृत महोत्सव था 75 वर्ष पूरे हो गए थे जो हमें, तो उससे जुड़ी हुई जो पूरे कार्य थे, इसकी जो अध्यक्षता कौन कर रहे थे इससे जुड़ी हुई महोत्सव की, तो हमारे जो इनसे जुड़ी हुई जो कमेटी बनी थी उसकी अध्यक्षता पीएम मोदी जी के द्वारा की गई थी। इस महोत्सव में आधिकारिक जो शुरुआत है वो 12 मार्च 2021 से शुरू हुई थी और 31 अक्टूबर 2023 को, क्योंकि 2022 में हमें 75 वर्ष पूरे हो गए थे। 2023 में दिल्ली की जो अमृत कलश यात्रा के साथ इसका महोत्सव का समापन किया गया था। आज़ादी के अमृत महोत्सव में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्यों के बारे में बात करें, जम्मू कश्मीर, गुजरात, हरियाणा व राजस्थान हमें तीसरे नंबर पर देखने को मिल जाएंगे। अब हम बात करें तो 2024 में राज्यसभा में जो मध्य प्रदेश से चुने गए सदस्य हैं उनके बारे में, तो डॉक्टर एल मुरुगन बीजेपी से संबंधित हैं। देखो, एक कांग्रेस के आ जाते हैं बस केवल, और मैंने अपनी जो पॉलिटिकल एक्शन एमपी जीके की पढ़ा रहा था तो उसमें डिटेल में बताया था कैसे इनका चुनाव होता है। उसके में बाल योगी उमेशनाथ जी, ये 2030 तक रहेंगे, सभी 2030 तक हमें देखने को मिलेंगे। उसके बाद बंसी लाल गुर्जर जी बीजेपी के हैं, ऐसी माया नरोलिया जी ये हमें बीजेपी की देखने को मिल जाते हैं। वहीं अशोक जो हमारे सिंह हैं वो कांग्रेस के हैं। वही जॉर्ज कुरियन बीजेपी से हमें देखने को मिल जाते हैं। आगे देख लेते हैं हमारे कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट मध्य प्रदेश की विधानसभा से जुड़े हुए, कि अभी जो 16वीं विधानसभा का जो मतदान है वो 17 नवंबर 2023 में हुआ। 3 दिसंबर को हमारे पूरे परिणाम आए। उसके बाद में 13 जो दिसंबर था उसमें मुख्यमंत्री जी ने शपथ ले ली। टोटल जो मतदान था वो हमें 77% देखने को मिला और सबसे ज़्यादा मतदान अगर हम किसी ज़िले के बारे में बात करें तो सिवनी में 86.29, और अगर किसी विधानसभा सीट के बारे में बात करें तो जो सैलन और रतलाम की सीट थी 90% देखने को मिला। बीजेपी को 163 सीटें मिली, राष्ट्रीय कांग्रेस को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 66 सीटें और एक भारतीय जो भारत आदिवासी पार्टी बाप 1 सीट प्राप्त हुई उनको। उसी के बारे में हम बात करें, सर्वाधिक मतों से जो इंदौर विधानसभा से जुड़े गए थे बीजेपी के सांसद रमेश मंदोला जी, उनको सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ के जो भी वो थे कांग्रेस के प्रत्याशी उन्होंने अपना नॉमिनेशन वापस कर लिया गया था। उसके बाद में दूसरे नंबर पर पूछा जाए तो किसको वोट मिले थे, तो नोटा को सबसे ज़्यादा वोट मिले थे। और न्यूनतम उससे सबसे कम वोटों से जीत तो जो अरुण भीमबाद जी हैं हमारे विधानसभा शाहजहाँपुर के, उनको 28 वोट प्राप्त 28 वोटों से ही जीते थे वो। और 16वीं विधानसभा में महिलाओं के बारे में बात करें तो हमें वो 27 विधायक महिला देखने को, क्योंकि एमपीपीएससी में पिछली बार एक क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब हम योजना आयोग मध्य प्रदेश में जो योजना आयोग है उससे जुड़े हुए जो बदलते प्रारूप हैं उनके बारे में, तो 24 अक्टूबर 1972 को इनका गठन होता है। तो इसके जो पहले जो अध्यक्ष थे, आपको पता होगा चीफ मिनिस्टर इसके अध्यक्ष होते हैं, तो प्रकाश चंद्र सेठी जी हमें इसके अध्यक्ष देखने को मिल जाते हैं। दयाशंकर नागरी शायद उसके उपाध्यक्ष देखने को मिल जाते थे उस समय। उसके 2007 में उसे राज्य योजना आयोग किया गया। 10 फरवरी 2020 में राज्य नीति एवं योजना आयोग किया गया, लेकिन 28 अगस्त 2023 में इसे मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग के नाम से जाना जाने लगा। इनकी हम वर्तमान संरचना के बारे में बात कर लें तो मध्य प्रदेश जो शासन के मुख्यमंत्री वो अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष की चुनाव किया जाता है। उसके बाद मंत्री योजना आर्थिक व सांख्यिकी विभाग के पद उपाध्यक्ष होते हैं, और हमारे मंत्री वित्त विभाग के
वो पदेन उपाध्यक्ष होते हैं इसके। उसके उपाध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति जो विश्लेषण संस्थान है हमारा भोपाल में अवस्थित है, उसके पदेन इसके उपाध्यक्ष देखने को मिलता है। अंशकालिक सदस्य के रूप में मुख्यमंत्री द्वारा नामित 3 सदस्य व्यक्ति हमें देखने को मिल जाते हैं। अन्य सदस्यों के बारे में बात करें, मुख्य सचिव मध्य प्रदेश अनुराग जी जैन हैं, वर्तमान में वो सदस्य होंगे। अपर मुख्य सचिव प्रमुख सचिव वित्त विभाग वाले भी इसके सदस्य होंगे। अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव योजना आर्थिक सांख्यिकी विभाग वाले भी इसके सदस्य होंगे। और जो मुख्य कार्यकारी CEO हैं जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन नीति विश्लेषण संस्थान के, वो भी सदस्य होंगे। और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो हमें देखने को मिलेगा सचिव सचिन चतुर्वेदी जी, वर्तमान में शायद हमें इसके वो मुख्य कार्यकारी अधिकारी देखने को मिल जाते हैं। अब आगे देखें हम, तो हमारे जो लोकसभा चुनाव हुए थे उनसे जुड़ी हुई कुछ झलकियों के बारे में हम चर्चा कर लें। तो इससे जुड़ी हुई कुछ झलकियाँ हैं जैसे कि किस तिथि में चुनाव हुए, तो 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक 7 चरणों में चुनावों का आयोजन किया गया। यह हमारी लोकसभा का 18वां क्रम था जब चुनाव किए गए। टैगलाइन क्या देखने को मिली, चुनाव का पर्व देश का गर्व। राष्ट्रीय आइकॉन सचिन तेंदुलकर बनाया गया। युवा आइकॉन हमारे आयुष्मान खुराना बनाया गया। दिव्यांग आइकॉन शीतला देवी जो कहाँ जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र से आती हैं, हाथों से पैरों से तीरंदाजी करती हैं, ठीक है, शीतला देवी जी बनाई गई। उसके बाद में जो चुनाव हुए तो टोटल कुल मतदान कितने % देखा गया, तो 65.79% हमें कुल मतदान देखा गया। 18 विधानसभा में कुल महिला सांसद कितनी थी, 74 हमें देखने को मिल जाएगी। लेकिन हमारे जो 2029 के चुनाव होंगे उसमें 1/3 आरक्षण देने की बात की जा रही है महिलाओं को, हमारे जो चुनाव हैं बड़े चुनाव उनमें। उसके बाद में अभी पंचायती चुनाव में तो आपका आरक्षण देखने को मिल जाएगा, कहीं पे 35% और कहीं पे आपको 50% के आसपास भी 4 राज्यों में 50% देखने को मिल जाएगा। और पहला 50% राज्य लागू करने वाला बिहार था, दूसरे नंबर मध्य प्रदेश था। इसके बाद में लोकसभा चुनाव में न्यूनतम मतदान कहाँ देखा गया प्रतिशत के रूप में, तो बिहार में देखा गया। सर्वाधिक कहाँ देखा गया, तो लक्षद्वीप में हमें 84% देखने को मिला। वही नरेंद्र मोदी जी ने शपथ कब ली, तो 9 जून को हमें शपथ देखने को मिली। वहीं देखें टोटल सीटों के बारे में, प्राप्ति के बारे में बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 240 सीटें, कांग्रेस के द्वारा 99 सीटें, समाजवादी द्वारा 37 सीटें, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के द्वारा 29 सीटें और द्रविड़ मुनेत्र कड़ागम जो DMK है उसके द्वारा 22 सीटें, तेलुगु देशम पार्टी के द्वारा हमारी 16 सीटें और जनता दल यूनाइटेड के द्वारा नीतीश कुमार से जुड़ी हुई पार्टी है उसके द्वारा 12 सीटें प्राप्त की गई। अभी वर्तमान में NDA की सरकार है। लोकसभा के बारे में बात करें, मध्य प्रदेश में 29 सीटें 4 चरणों में चुनाव हुए, जैसे एक पहला 19 अप्रैल, फिर 26 अप्रैल, 7 मई और हमें 13 मई को देखने को मिल जाएगा। 29 सीटों में BJP को बहुमत प्राप्त हुआ, 6 महिला सांसद चुनी गई और सबसे ज़्यादा नोटा कहाँ मिला, इंदौर को मिला। और सबसे अधिक अंतर से अगर जीत के बारे में बात करें तो हमें जो शंकर लालवानी जी हैं वो हमें 11.2 लाख वोटों से जीत देखने को मिल जाती है हमारी। पहले हम विधानसभा के बारे में बात कर रहे थे, सॉरी माफ़ करिएगा, जो मैं पहले आपको बताया था बॉयकॉट के बारे में लोकसभा चुनाव में, तो कांग्रेस के प्रत्याशी ने लोकसभा चुनाव में किया था, ना कि उन्होंने विधानसभा चुनाव में किया था, ये आप नोट कर लीजिएगा। तो उसका तो नोटा को वोट मिले इसी कारण तो मिले थे क्योंकि जो हमारे कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उन्होंने वापस ले लिया था नामांकन, तो उसमें रमेश पंडोला जी सही है उस समय पे। तो उसके बारे में बात करें हम, मध्य प्रदेश में महिला जो सांसद है हमारी 2024 की, तो मैं जो 6 हैं वो देखने को, लता वानखेड़े जी सागर से, हिमाद्री सिंह जी शहडोल से, सावित्री ठाकुर हमें धार से, अनीता चौहान रतलाम से और भारती पारदी बालाघाट से, व संध्या रॉय हमें भिंड से देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद में मध्य प्रदेश के जो मंत्री जो सांसद केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल है, शिवराज सिंह चौहान जी किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय, वीरेंद्र खटीक जी कैबिनेट मंत्री हैं ये, तो वीरेंद्र खटीक जी हमें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, व ज्योतिरादित्य सिंधिया जी संचार मंत्रालय पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय, सावित्री ठाकुर राज्य मंत्री बनाई गई महिला बाल विकास की, दुर्गादास उइके जनजातीय कार्य से जुड़े हुए हैं, एल मुरुगन जी राज्य मंत्री हैं हमारे सूचना प्रसारण मंत्रालय संसदीय कार्य मंत्रालय भी हैं, व जॉर्ज कुरियन ये हमें अल्पसंख्यक। टोटल कितने मंत्री देखने को मिल जाते हैं, हमें 7 मंत्री देखने को मिल जाते हैं। क्वेश्चन भी बन सकता है प्रीलिम्स में। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, मत्स्य पालन, भाई उससे जुड़े हुए राज्य मंत्री। अभी क्या राज्य मंत्री क्या होते हैं, ये कैबिनेट मंत्रियों की सहायता के लिए होते हैं और चीज़ें देखते हैं कि कैसे कैसे चीज़ें चल रही हैं। उसी बारे में बात करें हम, अमेरिका जो राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं
तो जो विजेता पार्टी कौन सी रही, रिपब्लिकन। विपक्ष में कौन सी, डेमोक्रेट। रिपब्लिकन वो ये डोनाल्ड ट्रंप जो बने हुए हैं, 47वें राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप। विपक्ष में कौन है थी, तो कमला हैरिस हमें देखने को मिल जाएंगे। वहीं रिपब्लिकन चुनावी मतों के बारे में बात करें तो उन्हें 312 मिले और रिपब्लिकन वोट परसेंट हमें 49.9% देखने को मिला है। डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी 2025 में शपथ ली थी। अब हम देख लेते हैं जो हमारा अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ जो करंट अफेयर्स है मुख्य रूप से उसके बारे में। तो ये हमारा उत्तराखंड पीएससी में 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, जो मिताली एक्सप्रेस एक नई यात्री ट्रेन रेल जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है, वो ढाका को किस भारतीय शहर से जोड़ती थी, तो वो न्यू जलपाईगुड़ी से जोड़ती थी, जो मिताली एक्सप्रेस स्टार्ट की गई थी। अब हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें, जैसे भारतीय स्टेट बैंक ने नए ग्राहकों की बुकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए बेंगलोर में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, तो उसका नाम क्या है, उसका नाम कुबेर देखने को मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वाहन क्षेत्र में शामिल एमएसएमई के लिए वित्तीय सहायता प्रदान के लिए इवॉल्व मिशन स्टार्ट किया किसके द्वारा, तो जो एमएसएमई के लिए अगर कोई चीज़ आती है ना तो सिडबी उसमें सहायता करता है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये हमें देखने को मिलता है। लखनऊ में इसका मुख्यालय 1990 में इसकी स्थापना की गई थी। वहीं देखें हम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय समावेशन को प्रगति की निगरानी के लिए लॉन्च डैशबोर्ड, क्या नाम है उसका, अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है। वहीं हम आगे बात करें, प्रभाव पोर्टल लॉन्च किया गया किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। वहीं देखें हम आर्थिक क्षेत्र में जानकारी के बिना एक समय में एक से अधिक नौकरियां करना क्या कहलाता है, मूनलाइटिंग कहलाता है। मूनलाइटिंग पता होगा आप लोग, जो ऑनलाइन वर्क करते थे तो वो दूसरी जॉबों पे भी कार्य कर रहे थे, दिन में कहीं और कार्य कर रहे थे, रात में ऑनलाइन काम कर रहे थे। वहीं देखें हम आरबीआई उदय कोटक शायद इसके हमें अध्यक्ष बनाए गए थे, इसके जुड़ी हुई जो कमेटी थी उससे जुड़ी हुई। आरबीआई उपभोक्ताओं की सुविधाजनक ई भुगतान करने के लिए एक विकल्प प्रदान किया गया, इसे भुगतान विजन 2025 कहा गया। आयकर विभाग ने करदाताओं को उनके वार्षिक सूचना वितरण देखने के लिए एक ऐप लॉन्च किया, जिसे क्या कहा गया, जो AIS कहा गया, जो आयकर से जुड़ा हुआ था ऐप लॉन्च किया गया। वहीं देखिए क्या किया है इन्होंने, क्या नहीं किया है। उसके बाद भारत में पहला म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स के नाम, क्या नाम था उसका नाम, निफ्टी इंडिया म्यूचुअल फंड नाम रखा गया। वहीं देखें हम भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह के अवसर पर एक अभियान शुभारंभ किया, जैसे क्या है, हर पेमेंट डिजिटल, इसके नाम से ये लॉन्च किया गया। वहीं देखें हम दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, पहला स्थान है। इटली ने भारत को किस राज्य में मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट की शुरुआत की, इटली के द्वारा, जो फणीधर मेहसाणा जिला जो हमारा है गुजरात का, वहाँ में देखने को मिल जाता है। आगे हम बात करें, जो मिताली है वो क्वेश्चन पूछा गया था, वो हमने डिस्कस कर लिया। 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट आई थी 2020 से लेकर 2025 तक लागू हुई थी। वहीं हम बात करें, रेल महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन मेरी सहेली ऑपरेशन प्रारंभ किया गया है। आगे हम बात कर लें, सिल्क जो वर्म होते हैं हमारे, ईटिंग स्ट्रेटजी का अर्थ चीनी विचारधारा का ताइवान या अन्य देशों में घुसपैठ करना होता है। सिल्क वर्म अगर किसी से बोले किससे जुड़ा हुआ है, तो चीनी विचारधारा है जो अन्य देशों में घुसपैठ करने से जुड़ी हुई देखी जाती है। आपने भी देखा होगा कि ये किसी भी क्षेत्र पर अपना अधिकार करके मानिए चलो ये 10 मीटर आगे आ गए, लेकिन बोलते हैं कि डी एस्केलेशन हो गया तो वापस आते हैं, लेकिन 5 मीटर ही आगे जाते हैं, तो 5 मीटर क्षेत्र तो अपने अंदर ले लेते हैं, उसी को इस तरीके से बोलते हैं। तो उसके बाद में भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय समावेशन सूचकांक FI इंडेक्स जो है हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन से जुड़ा हुआ 2025 में, जो बढ़कर कितना हो गया है, 2025 में 67 हो चुका है। वित्तीय समावेशन देखें तो 67 हो गया है। और जो रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया गया, जो 2021 में हमें कितना देखने को मिल जाता है, 24% देखने को मिल जाता था। वहीं देखें भारतीय यूरोपीय मुक्त व्यापार EF यूरोपीय फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत और आर्थिक भागीदार समझौता, इसे मदर ऑफ ऑल डील भी कहा गया है, एक बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी हो गया है। वहीं देखें राष्ट्रपति ने आयकर अधिनियम 2025 की मंजूरी दे दी है, जो हमारा 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। कब से, 1 अप्रैल 2026 से लागू है, तो 1961 का जो हमें पहला वाला देखने को मिल जाता था। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय सेवा विभाग ने एक राज्य एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के सिद्धांत पर 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय की मंजूरी प्रदान कर दी। वहीं देखें भोपाल में जो ग्लोबल पार्क है वो ADB और सिंगापुर के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है। अंग देखें, जनगणना के शुभंकर लॉन्च कर दिए विकास, मैंने आपको पहले बताया। जो पुरुष जनगणना प्रतिनिधि होगा वह प्रगति महिला जो प्रतिनिधि होगी जुड़ी हुई शुभंकर, जो 5 मार्च 2026 को ये जारी किया गया था।
आगे हम बात करें भारतीय नोटों का रंग व उन पर छपे हुए जो प्रतीक चिन्ह हैं उनके बारे में। जैसे हमारे 10 के नोट पर चॉकलेट का ब्राउन कलर है, जिस टाइप का कोणार्क का सूर्य मंदिर देखने को मिल जाएगा। 20 रुपये पे हरा पीला एलोराई गुफाएं देखने को मिल जाएंगी। 50 रुपये पर जो फ्लोरेसेंट हम्पी का पत्थर देखने को मिल जाएगा। लेवेंडर कलर 100 रुपये का है, रानी की बाव देखने को मिल जाएगी। ब्राउन एलो हमें सांची का स्तूप व स्टोन ग्रे लाल कलर, हमें लाल किले का वहाँ पे मंगल आपत्ति में इसको प्रचलन से बाहर कर दिया गया। 2000 के नोट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आरबीआई रिजर्व बैंक ने 19 मई 2023 में 2000 के नोट को चलन से बाहर कर दिया गया था, इन्होंने बताया गया। आगे देखें हम अब हमारे जो शीर्ष फसल उत्पादक जो आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार क्या क्या देखने को मिल जाते हैं, IMPA नोट करिएगा। सबसे पहले हम फसल देखेंगे तो कौन सी हमारी चावल, उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर, तेलंगाना दूसरे नंबर पर व पश्चिम बंगाल तृतीय नंबर पर देखने को मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश गेहूँ और चावल में हमें पहले नंबर पर देखने को मिल जाएगा। मध्य प्रदेश गेहूँ में दूसरे नंबर पर पंजाब, लेकिन अगर पर हेक्टेयर उत्पादकता के बारे में बात करें तो पंजाब पहले नंबर पर देखने को मिल जाता है। वहीं देखें हम मक्का के बारे में तो मध्य प्रदेश मक्का, उसके बाद में कर्नाटका, फिर बिहार देखने को मिल जाएगा। चना के बारे में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तो देखो महाराष्ट्र मक्का में पहले नंबर पे, गेहूं में दूसरे नंबर पर है, चना में दूसरे नंबर पर देखने को मिलेगा। उसी के बारे में बात करें हम मूंगफली के बारे में तो गुजरात पहले नंबर पर, राजस्थान दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश देखने को मिल जाता है मूंगफली में। सरसों के बारे में बात करें राजस्थान पहले, उत्तर प्रदेश दूसरे पर, हरियाणा तीसरे नंबर पर देखने को। सोयाबीन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर और राजस्थान हमें तीसरे नंबर। सूरजमुखी कर्नाटका, हरियाणा व उड़ीसा देखने को मिलेंगे। गन्ना के बारे में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर, महाराष्ट्र व कर्नाटका। उसके बाद में कपास महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना। जूट के बारे में पश्चिम बंगाल, बिहार व असम वाला क्षेत्र देखने को मिलेगा हमें। उसके बाद कुल दलहन के बारे में बात करें, कुल दलहन मध्य प्रदेश में पहले नंबर पे है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर, राजस्थान तीसरे नंबर पर। कुल खाद्यान्न उत्तर प्रदेश में पहले नंबर पर, मध्य प्रदेश में दूसरे नंबर पर, पंजाब तीसरे नंबर पर। कुल तिलहन राजस्थान में पहले नंबर पर, जहाँ से तेल निकाला जाता है, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर, महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर। कुल मोटे अनाज राजस्थान पहले नंबर पर, कर्नाटका दूसरे नंबर पर, मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर देखने को मिल जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, जितनी भी कुल चीज़ें हैं उसमें मध्य प्रदेश की उपस्थिति आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगी। इसका अर्थ है मध्य प्रदेश कृषि से जुड़ा हुआ काफ़ी समृद्ध राज्य है। आगे बात करें हम तो ये बागवानी, मसाला, धनिया, लहसुन, संतरा, टमाटर में मध्य प्रदेश का पहला स्थान देखने को मिल जाता है। वहीं मिर्च, प्याज में दूसरा स्थान। ये जनसंपर्क की जो विभाग द्वारा 2024-25 की डेटा है उसके बारे में बताया गया। अब हम बात करें जो हमारी 21वीं पशु गणना देखने को मिली उसके बारे में। मध्य प्रदेश में कुल पशु देखने को मिल जाते हैं हमें 37.59 मिलियन लगभग, ये हमें देखें तो 3,75,00,000 और 9,000 के आसपास में या 90,000 के आसपास में देखने को मिल जाएंगे। मध्य प्रदेश गोवंश गाय बैलों के बारे में बात करें तो लगभग हमें 15.74 मिलियन हो जाएंगे। सर्वाधिक गोवंश हमें धार में देखने को मिल जाता है। कहाँ पर सबसे ज़्यादा गोवंश, तो कहाँ पर धार में है। सबसे ज़्यादा भैंसवंशी है, मुरैना में देखने को मिल जाए। सबसे ज़्यादा बकरियाँ धार में देखने को मिल जाती हैं। गोवंश भी धार में है, बकरियाँ भी धार में है। ऊँट हमें नीमच में, क्योंकि राजस्थान से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। वहीं भीड़ों के बारे में बात करें, ये भी राजस्थान से जुड़ा हुआ सीपरी में। और सबसे ज़्यादा घोड़े हमें कहाँ देखने को मिल जाते हैं, तो उज्जैन में देखने को मिल जाते हैं। आगे बात करें अब देखें मध्य प्रदेश की जो खनिज स्थिति है उनके बारे में। तांबा पहला स्थान, तांबा, गेरू और हीरा में देखने को मिल जाएगा। दूसरा स्थान चूना पत्थर और फॉस्फेट व मैग्नीज में देखने को मिल जाएगा। तीसरा किसी में, कोयले में हमारा चौथा स्थान है। उसके बाद में और छठा स्थान हमें लोहा बॉक्साइड में देखने को मिल जाता है। मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 था उसके अनुसार। अब देखें हम बौद्धिक संपदा जो अधिकारों की प्रगति हुई है तो मध्य प्रदेश में 2018 से लेकर 2022 तक अपने पेटेंट डिज़ाइनों में फाइलिंग में लगातार सुधार देखने को मिला है। भारत में पेटेंट फाइलिंग में चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि देखी गई है, जो हमें कितनी देखने को मिली 10% है। वहीं मध्य प्रदेश में 27% के रूप से दर्ज की गई है। वहीं देखें इसी प्रकार मध्य प्रदेश डिज़ाइन फाइलिंग में 48% की वृद्धि देखी गई है, जो भारत में 12% की वृद्धि देखी गई है। तो मध्य प्रदेश काफ़ी अच्छी प्रदर्शन कर रहा है। वहीं देखें 2021-22 से लेकर 2022-23 में पेटेंट फाइलिंग में वार्षिक वृद्धि मध्य प्रदेश की 32.37% देखी गई है। वहीं डिज़ाइन फाइलिंग हमें 63.9% देखी गई है। वर्ष 2025 में पन्ना जिले के हीरा, खजुराहो के स्टोन क्राफ्ट, छतरपुर का फर्नीचर, बैतूल की भैरवा जो मेटल क्राफ्ट है और ग्वालियर का पत्थर शिल्प, ग्वालियर का पेपर मैसी क्राफ्ट को GI टैग प्रदान किया गया है। ये हमारे लिए MP के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वही देखें मध्य प्रदेश में जो IPRओं की जो संख्या है मुख्य रूप से वर्तमान में देख लेते हैं। तो ये देखो पहले तो दायर की गए पेटेंट और डिज़ाइनों के बारे में बात करेंगे हम, और केवल हम 2022-23 के बारे में बात करेंगे। तो टोटल भारत में 82,811 डिज़ाइन फाइलिंग की गई और मध्य प्रदेश में 646 देखने को मिलते हैं। वहीं भारत में डिज़ाइन देखने को 22,698 मध्य प्रदेश में
441 देखने को मिल जाते हैं। और इसका स्रोत के बारे में बताया गया है कि जो हमारा पेटेंट कार्यालय है भारत सरकार का, वहाँ से ये आंकड़े लिए गए हैं। उसके मध्य प्रदेश को 2021 तक 7 बार कृषि कर्मठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। मिलेट को अक्सर सुपर फूड के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में किसी भी राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि व वृद्धि का सबसे उपयुक्त मापक उसके प्रति व्यक्ति आय है, उसके बारे में मध्य प्रदेश गिरदावरी एक्ट परियोजना विकसित करने वाला देश का पहला राज्य बना। वहीं मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार मध्य प्रदेश जो जनसंख्या में 0 से लेकर 14 वर्ष की जो आबादी है वो 33.5% देखने को मिलती है। और हिंदू ग्रंथ अकेडमी में हमें कितने को देखने को मिल जाती है, 32.1 देखने को मिल जाती है। लेकिन जो नया आर्थिक सर्वेक्षण था उसके अनुसार ये चीज़ें हमें देखने को मिली। अब हम मध्य प्रदेश में जो सतत विकास लक्ष्य हैं उनके बारे में चर्चा कर लें, उसके बाद फिर हम MCQ की चर्चा बारे में बात करेंगे और लेक्चर का समापन कर देंगे। SDG के बारे में बात करें तो SDG इंडिया इंडेक्स SDG की प्रगति में दुनिया का पहली सरकार द्वारा नेतृत्व वाला उपराष्ट्रीय माप देखने को मिल जाती है। जारी नीति आयोग है। हमें जो वर्तमान में जो संस्करण देखने को मिल जाता है वो हमें देखने को मिल जाता है 23-24 का। जो हमें कौन सा संस्करण है वो हमें चौथा संस्करण देखने को मिल जाता है। ये हमारे लिए इंपोर्टेंट हो गया। पहला संस्करण 18-19 था और चौथा संस्करण हमें 23-24 देखने को मिल जाता है, जो जुलाई 2024 में हमारा जारी किया गया था। तो हमें एक अप्रोक्स 2 या 3 साल में देखने को मिल जाता है। देखो पहले 1 साल में जारी किया, फिर 2 साल के अंतराल में, फिर 3 साल के अंतराल में जारी किया गया। सबसे पहला स्थान केरल राज्य को मिला जो अचीवर की श्रेणी में आता है, तो इसको 79 स्कोर देखने को मिलता है। वहीं देखें हम हमारा जो 23-24 मध्य प्रदेश को 67 स्थान प्राप्त हुए। 64 से ऊपर जिसको भी प्राप्त होते हैं वो फ्रंट रनर की श्रेणी में आते हैं। 64 से नीचे आप अचीवर की श्रेणी में, अचीवर नहीं आप परफॉर्मर की स्थिति में आ जाते हो। मध्य प्रदेश क्या फ्रंट रनर की श्रेणी में आ गया है। और 2021 के बीच में मध्य प्रदेश में क्या 8 लक्ष्यों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिले थे। और ये सब डेटा दिया गया है सतत विकास लक्ष्यों से जुड़े हुए। तो ये हमारे लिए इंपोर्टेंट नहीं, बस हमारे लिए इंपोर्टेंट क्या है, पहले नंबर पर कौन है, कौन सा संस्करण है, चौथा संस्करण है। पहले नंबर पर कौन है तो केरल 79 अंकों के साथ में, केरल के साथ में उत्तराखंड भी देखने को मिल जाता है। वहीं देखें और मध्य प्रदेश हमें फ्रंट रनर की श्रेणी में देखने को मिल जाता है और हमें 67 स्थान देखने को मिलते हैं। अब इसके बारे में हम ये नहीं देखेंगे कि कौन से स्थान में कौन सा प्रदर्शन किया, क्योंकि ये बहुत डेटा बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा। हम देखेंगे कि जो हमारे सतत विकास लक्ष्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला है गरीबी, दूसरा है भुखमरी, तीसरा है स्वास्थ्य, चौथा है शिक्षा, पाँचवा है लैंगिक समानता, छठवां है स्वच्छ जल या जल व स्वच्छता, सातवां है स्वच्छ ऊर्जा, आठवां है हमारा आर्थिक विकास, नौवां है उद्योग नवाचार व बुनियादी ढांचा, 10वां है असमानताओं में कमी करना, 11वां है हमारा टिकाऊ शहर व सामुदायिक विकास, 12वां उपभोग व उत्पादन, 13वां जलवायु परिवर्तन है। उसके बाद में 14वां है हमारा जल पर जीवन और उसके बाद जल में जीवन और उसके बाद में 15वां है भूमि पर जीवन, 16वां है शांति और न्याय की बात और सभी की भागीदारी। जो 16 हमारे थे उनकी सबकी भागीदारी 17 में बात की जाती है। अब इनके बारे में बात करूं तो देखो जो जिनका स्कोर 0 से 49 तक होता है, मतलब 50 से कम होता है, वो एस्पिरेंट होते हैं, एस्पिरेशनल बोलते हैं हम जिन्हें। परफॉर्मर या फिर प्रदर्शक के रूप में हम बात करें तो वो जिनकी जो 50 से लेकर जो हमें 64 तक देखने को मिल जाती है उनको हम बोलते हैं परफॉर्मर। फ्रंट रनर जो 65 से अधिक, मध्य प्रदेश का कितना था 67, तो हम फ्रंट रनर की श्रेणी में आ जाते हैं। तो इसमें भी अचीवर नहीं, अचीवर तो जो 100 के बराबर होता है, मैंने गलत बोल दिया था केरल के लिए, लेकिन वो भी किसमें फ्रंट रनर की भूमिका में निभा रहे हैं। आगे देख लेते हैं अब इनसे जुड़ी हुई जो भी हमारे MCQ हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करें तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दायरे में जो पेटेंट फाइल किए गए हैं मध्य प्रदेश के द्वारा तो उनकी संख्या कितनी देखी गई थी। तो उनकी संख्या देखी गई थी हमारी 640। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बौद्धिक संपदा अधिकारों में मध्य प्रदेश दायर किए गए डिज़ाइन कितने देखने को मिले, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। तो 441 देखने को मिल जाते हैं। वहीं एक जिला एक उत्पाद के तहत वाटिका प्रिंट कहाँ से संबंधित है, तो वाटिका प्रिंट हमें उज्जैन से संबंधित देखने को मिल जाता है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। उसी के बाद में 2023 में जो लक्ष्य 6 में जल स्वच्छता से जुड़ा हुआ मध्य प्रदेश का क्या था, तो हमें इसका देखने को मिल जाता। तो मध्य प्रदेश फ्रंट रनर, क्योंकि जल से प्रबंधन हम बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, फ्रंट रनर की श्रेणी में आते हैं। मुख्य रूप से फ्रंट रनर में ही है मध्य प्रदेश, कई जगह आपको परफॉर्मर देखने को मिलेगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार मध्य प्रदेश में 100% डिजिटल जिले हो चुके हैं, वो कौन कौन से देखने को मिल जाते हैं, तो वो में बैतूल, इंदौर और विदिशा देखने को मिल जाती है। भोपाल में आयोजित मध्य प्रदेश खनिज कॉन्क्लेव 2022 के दौरान जारी आंकड़ों में मध्य प्रदेश को किन खनिजों में प्रथम स्थान के रूप में देखने को मिल गया, तो कौन कौन से थे वो हमारे जो प्रथम स्थान पर हमें देखने को मिले थे, तो ये हमें पहले नंबर का कि जो तांबा, मैग्नीज व हीरा हमें देखने को मिलते हैं। उसी के बाद में जो 2027 की जो जनगणना है तो उसमें जो शुभंकर है तो विकास व प्रगति, ऑप्शन सी आंसर देखने को मिलेगा।
आगे बात करें 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के बारे में, तो अरविंद पनगड़िया जी हैं हमारे। मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान के बारे में बात करें सब्जियों में, तो हमें मसाला में धनिया, लहसुन, संतरा व टमाटर में देखने को मिलेगा। वहीं देखिए मिताली एक्सप्रेस कहाँ किसके मध्य में, भारत और बांग्लादेश के मध्य में। भारत का पहला यूपीआई एटीएम कहाँ लॉन्च किया गया, किसके या फिर किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो आपने नाम सुना हुआ हिटैची के बारे में, हिटैची पेमेंट के बारे में। तो यूपीआई एटीएम है, क्योंकि अब यूपीआई पेमेंट करो पैसे निकल के बाहर आ जाएंगे। भारत रक्षा परियोजना में 100% एफडीआई प्राप्त करने वाली जो पहली विदेशी कंपनी शाब है, वो किससे संबंधित है, किस देश से संबंधित है जो कंपनी है, तो वो हम बात करें तो वो है हमारी स्वीडन से संबंधित। जो बोफोर्स घोटाला स्वीडन से, जो बोफोर्स तोप थी वो स्वीडन की थी। आर्थिक क्षेत्र की जानकारी के बिना एक समय में एक से अधिक नौकरियां करना क्या कहलाता है, तो वो मून लाइटिंग कहलाता है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। समाचार पत्रों में रही जो सिल्क वॉर्म स्ट्रेटेजी, किससे की नई विचारधारा देश में घुसपैठ से जुड़ी हुई है दोस्तों। इसमें हमने जो भूगोल, राज्य और अर्थव्यवस्था जुड़ा हुआ करंट अफेयर था उसके बारे में चर्चा कर ली। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।